Nilamji, you may start. The person will join later on. Okay. So, good afternoon, everyone. Today we are starting with our third overview session of finance in SAP Cloud. So, today's major topic is of account receivable. We all will be having, we all will be going through to the different account receivable processes as mentioned in the standard SAP, as we did in the last session of AP. In the same way, we will proceed with the AR also. Correct? सो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो रहेगा दैट विल बी ऑफ कस्टमर मास्टर. जैसे हमने कल आपको वेंडर मास्टर का एक ग्लिम्स दिया था, वैसे ही आज कस्टमर मास्टर का भी आपको देंगे. एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन? जी सर. थैंक यू. ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल में पहला जो टॉपिक है, अभी शो नहीं हुई सर. सॉरी, अभी अब हो गई सर. शो ओके. तो हमारा पहला टॉपिक जो है कस्टमर मास्टर में है. जैसे ही हमने कल आपको बताया था कि हमारे कस्टमर एंड वेंडर के मास्टर को एसएपी में हम बिजनेस पार्टनर बोलते हैं. ठीक है, तो प्रोसेस सेम रहेगा. हमारा ये होम स्क्रीन है ऑफ एसएपी क्लाउड एंड वी हैव बिजनेस पार्टनर मास्टर ग्रुप नेम, जिसमें हमारा मेंटेन बिजनेस पार्टनर का टाइल ऐप होगा, जिसको हमें क्लिक करना है टू सी एंड टू चेक एंड मेंटेन बिजनेस पार्टनर. हमारे वेंडर और कस्टमर दोनों की केस में हमें यही एक ट्रांजैक्शन कोड को एंटर करना है और उसी से ही हमें चेक करना है या चेंज करना है एनीथिंग. सो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे ओपन बीपी का ऑप्शन है. ठीक है, अगर आपको बिजनेस पार्टनर का कोड पता है तो आप उस कोड के थ्रू भी ढूंढ सकते हैं. अदरवाइज यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे ये भी एक फील्ड है जिससे हम सर्च कर सकते हैं. अब जैसे यहाँ पर बिजनेस पार्टनर में यहाँ नंबर लिखा हुआ है, तो नंबर के बेसिस पे मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर. उसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, हम नाम के साथ भी चेक कर सकते हैं, सर्च आइटम के साथ भी चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे मुझे कोड पता है तो मैंने यहाँ पर कोड डाला कस्टमर का, और यहाँ पर देखिए सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कस्टमर का लिंक नीचे दे दिया. हम इस पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम कस्टमर के मास्टर को ओपन कर देगा. ठीक है, जो मैंने बोला सर्च आइटम आपका ये रहता है यहाँ पर. सो वो हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें सर्च आइटम पे क्या डालना है. इट कैन बी एनी आइडेंटिफिकेशन नंबर लाइक पैन नंबर या जीएसटी नंबर, एनीथिंग ऑफ अ कस्टमर, जिससे हम सर्च करने में हमें इजी रहे, तो हम वो यहाँ पर सर्च आइटम पे डाल सकते हैं. ठीक है, सेम जैसे मैंने आपको कल बताया था, वी हैव डिफरेंट रोल्स. हमारे पास रोल होते हैं बिजनेस पार्टनर के. तो ये जिस रोल पे अभी दिख रहा है ये बिजनेस पार्टनर जनरल रोल है. सॉरी, मैं फोन करता हूँ. आदेश जी कुछ कह रहे हैं? हाँ कर दो. हेलो, ओके. हेलो. हाँ, आदेश जी कुछ कह रहे थे क्या? सर कुछ और लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसका रिक्वेस्ट कर. हेलो हेलो. हाँ अभी एक मीटिंग को आ रहा है वो, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो रही. 2 से 3 वाली. नहीं सर, यहाँ पर अभी कोई ऐसा रिक्वेस्ट नहीं दिख रहा है हमें. हाँ देखो तो अभी बोला है. हाँ आ गया कनेक्ट हुआ है. हाँ कनेक्ट हो गया. ठीक है, ये अभी एक मीटिंग हो रहा है उसके अंदर. ठीक है, मैं औरों को भी कनेक्ट करवाता हूँ. ठीक है. तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे अलग अलग रोल्स होते हैं एक बिजनेस पार्टनर के. जिस रोल पे भी हमें उसको एक्सटेंड करना है, हम उसको उस रोल के बेसिस पे एक्सटेंड कर सकते हैं. बोल रहे हैं तो आदिश जी अब अपना म्यूट कर लीजिए अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो, अदरवाइज डिस्टर्बेंस हो रहा है. ठीक है, सो हमारा जो पहला जो रोल है दैट इज ऑफ बिजनेस पार्टनर जनरल. ठीक है, जैसे हमारा जो कंसर्न है दैट इज ऑफ कस्टमर फाइनेंशियल अकाउंटिंग रोल,
जैसे मैंने कल आपको सप्लायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग रोल के बारे में बताया था, सेम एज इफ हमारा कस्टमर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग रोल रहता है। तो उसमें से कुछ फील्ड्स हैं जो हमें फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कस्टमर पे भी। ठीक है, आपके एड्रेस एंड ऑल आ गए यहाँ पर। आपने कल पूछा था कि हम लोग का सप्लायर का रीजन कहाँ से पिक करता है, तो ये देखिए कस्टमर एंड वेंडर दोनों का सप्लायर रीजन हम उसके मास्टर में मेंटेन करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने महाराष्ट्र एमएच मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, इस बेसिस पे भी वो टीडीएस का जीएसटी का कैलकुलेशन भी भेजा करता है। ठीक है, अब हमने जैसे बताया था थर्ड हमारा जो टैब है आइडेंटिफिकेशन का। इन आइडेंटिफिकेशन टैब इफ यू स्क्रॉल डाउन, आपको यहाँ पर आयन कैटेगरी था, आयन कैटेगरी 3 के बेसिस पे आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आप सर्च भी कर सकते हैं। देखिए इंडिया जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है सर, सर ये मुझे एक क्वेरी है। हेलो सर, एक योगेश के नाम से लिंक आया होगा, वो एक्सेप्ट कर लीजिए। सर मुझे अभी कोई लिंक नहीं दिख रहा था। ओके एंड सर मेरी एक क्वेरी भी है, मुझे एक्चुअली वो भी पूछना हाँ जी बताइए संजय जी बताइए। है। सर आपके बिजनेस पार्टनर के नीचे एक डिस्प्ले एज ए बीपी रोल आपने कस्टमर फाइनेंस अकाउंटिंग ऐड किया है, जबकि इसमें कस्टमर का अलग से भी है, उसमें बिल्कुल। डिफरेंसेस क्या? हाँ मैं वही बता रहा था सर, मैं वही कंप्लीट करूंगा, आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। आप कल के सेशन में थे संजय जी? हाँ जी थे सर। हाँ ठीक है, क्योंकि कल ये सेम चीज बताई थी उसमें सप्लायर के केस में, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। डिस्प्ले इन बीपी रोल में सर देखिए आपके बीपी रोल्स अलग अलग फंक्शनैलिटी बताते हैं सिस्टम पे। तो बिजनेस पार्टनर जनरल की अगर मैं बात करूंगा तो ये जनरल डेटा होता है जिसमें हमारे एड्रेस, बेसिकली एड्रेस रीजन ये सब मेंटेन होते हैं। और आइडेंटिफिकेशन टैब में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर हमारा टैक्स नंबर के अंदर कैटेगरी IN3 में जीएसटी नंबर हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। ठीक है, और अगर मैं नेक्स्ट रोल की बात करूं कस्टमर या कस्टमर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, तो बेसिक कस्टमर जो हमारा होता है सर, ये हमारा सेल्स के पार्ट से होता है। जैसे हम अभी आपने इससे पहले सेल्स का सेशन भी अटेंड किया होगा। ठीक है, तो सेल्स ऑर्डर के थ्रू जो प्रोसेस हमारे रन होते हैं, उन सारी चीजों के लिए हमारे पास कस्टमर का भी रोल होना चाहिए। ठीक है, इसमें सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सारे फील्ड्स एड ऑन्स होते हैं। वैसे ही किसी कस्टमर के अगेंस्ट में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अगर पोस्ट करने हैं आपको, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रोल आपको एक्सटेंड करना पड़ता है इस बिजनेस पार्टनर के अगेंस्ट पे। क्लियर है संजय जी? ओके सर ओके। हाँ, तो जैसे मैंने बताया, जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग रोल पे आएंगे, यहाँ पर आपके पास एक फील्ड ओपन हो जाएगा, एक टैब ओपन हो जाएगा कंपनी कोड का। आप इसको क्लिक कर देंगे, सो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको ये दिखाएगा कंपनी कोड्स में जो फील्ड है, और मैंडेटरी फील्ड्स आपको डालनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर कंपनी कोड 1810 स्टैंडर्ड हमने यूज किया आपके केस में, आपका कंपनी कोड रहेगा, कस्टमर का कोड आ गया। और यहाँ अगर आप देख रहे होंगे कस्टमर अकाउंट मैनेजमेंट का ग्रुप के अंदर रिकंसिलेशन अकाउंट है। सो जैसे कल भी मैंने बताया था, रिकंसिलेशन अकाउंट इज नथिंग बट योर बैलेंस शीट अकाउंट, जो कि आपके इस बिजनेस पार्टनर के अगेंस्ट पे हिट होगा। जब भी आप इसका इनवॉइस पोस्ट करेंगे, पेमेंट करेंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे, तो उस टाइम पे रिकंसिलेशन अकाउंट बैलेंस शीट में हिट करेगा वैल्यू पे। ठीक है, अगेन शॉर्ट की असाइनमेंट फील्ड के लिए था, ये भी कल आपको बताया था, तो मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं ले रहा हूँ। टर्म्स ऑफ पेमेंट जो मैंने आपको कल बताया था, फॉर कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट एजिंग के लिए जो यूज होता है टर्म्स ऑफ पेमेंट, आप यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, आपको अगर यूजर लेवल पे आपको चेंज करना रहता है, या आप यहाँ पर डिफॉल्ट भी डाल सकते हैं इस बिजनेस पार्टनर के अगेंस्ट पे। तो उस बेसिस पे वो ड्यू डेट कैलकुलेशन करेगा। पेमेंट मेथड मोड ऑफ पेमेंट के लिए होता है, वो आपका मेजरली आपका उसमें यूज होता है ये सप्लायर के केस में। ठीक है, तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट कुछ फील्ड्स थी कस्टमर मास्टर में जो मैंने आपको दिखाई। और उसके बाद एक फील्ड एक हमारे पास यहाँ टैब है कंट्री स्पेसिफिक एनहांसमेंट का, जिसमें अगर आप नीचे आएंगे तो विथहोल्डिंग टैक्स का यहाँ पर आपको पैन नंबर मेंटेन करना पड़ता है कस्टमर का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए मैंडेटरी भी रहेंगी, हम मैंडेटरी करके देंगे ताकि ये सब चीजें आप फिल आउट कर पाए।
ठीक है, इसमें कोई इश्यू कस्टमर मास्टर में? आप कोई भी एक बोल सकते हैं आप लोग। कस्टमर मास्टर में कोई इश्यू नहीं है, तो हम आगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट में बढ़ते हैं, कस्टमर इनवॉइस पे। गाइस आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। हाँ जी, प्लीज आप लोग बोलते रहिए, बिकॉज फिर थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखिए सेशन, ठीक है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जो हम लोग कस्टमर इनवॉइस विदाउट सेल्स ऑर्डर की बात करेंगे यहाँ पर, बिकॉज सेल्स ऑर्डर प्रोसेस अभी आपने लास्ट सेशन में देखा था, तो हम बिना सेल्स ऑर्डर के भी कस्टमर इनवॉइस को एसएपी में पोस्ट कर सकते हैं। उसका प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए हमारा जो टैब है, जनरल एंट्री का ग्रुप टैब है, एंड उसके अंदर हमारे पास, अगर आप देख रहे होंगे, अलग अलग टैब्स देख रहे हैं, जिसमें से क्रिएट इनकमिंग इनवॉइस का आपको टैब सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं, आपका कंपनी कोड आपसे पूछेगा 1810, सॉरी, क्रिएट आउटगोइंग इनवॉइसेस। ठीक है, यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो हमारे पास कस्टमर इनवॉइस का एक स्क्रीन ओपन हुआ है, जिसमें ये जो डिटेल, ये जो पूरा बेसिक डेटा डिटेल्स हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं हेडर डेटा डिटेलिंग। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो ये आपके पास जो लाइन आइटम डिटेल्स आ रहे हैं, इसमें आप मल्टीपल लाइन आइटम्स के अगेंस्ट पे भी एक सिंगल इनवॉइस पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें हमारे पास कस्टमर अकाउंट का यहाँ पर एक एरर आ रहा है, स्पेसिफाई अकाउंट नंबर, दैट मीन्स ये मैंडेटरी है फील्ड, इसलिए ये इसके बिना आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक हम अपना कस्टमर ले लेते हैं, आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं, इन एनी केस आप यहाँ पर F4 भी कर सकते हैं इसको क्लिक करके। ठीक है, यहाँ से भी आप अपने कस्टमर को सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कोड याद रखने की जरूरत नहीं है हर टाइम। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन में अगर आप देख रहे होंगे तो इनवॉइस एंड क्रेडिट मेमो है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल इनवॉइस पोस्ट कर रहे हैं तो इनवॉइस पे क्लिक रखिएगा। ठीक है, आप इनवॉइस डेट मतलब आपका डॉक्यूमेंट डेट रहेगा, जिस डेट में जो भी आपका डॉक्यूमेंट डेट होगा। रेफरेंस में एज जैसे मैंने सप्लायर में बताया था कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नंबर रहेगा, वो आप यहाँ पर रेफरेंस में डाल सकते हैं। ठीक है, बिजनेस प्लेस मैंने कल बताया था, जैसे आपका जो भी स्टेट रहेगा जीएसटी के लेवल पे, वो आपका बिजनेस प्लेस हो जाएगा। एंड सेक्शन कोड आपका टैन नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर ये टेक्स्ट है, कल आपने पूछा था कि हमारे पास टेक्स्ट मेंटेन करने के लिए ऑप्शन रहता है, तो यस ये रहता है। हेडर लेवल पे भी आप टेक्स्ट मेंटेन कर सकते हैं, लाइन आइटम लेवल पे भी आप टेक्स्ट मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक जीएल अकाउंट लेते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग की जो 4 से सीरीज स्टार्ट हो रही है, वो आपका रेवेन्यू नेचर के अकाउंट्स होंगे। तो हमने एक जीएल अकाउंट ले लिया है जो कोड पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके नाम के साथ भी आप इसको चेक कर सकते हैं। जीएल अकाउंट डालते ही हम इसको एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने इसको एंटर किया, यहाँ देखिए नाम आ गया अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक अमाउंट डाल देंगे। यहाँ पर टैक्स कोड है, टैक्स कोड में हम जीएसटी का टैक्स पिक कर लेंगे। ठीक है, हम 18% आईजीएसटी पिक करते हैं। टैक्स कोड का मैंने कल आपको बताया था, रेट के बेसिस पे आपका मेंशन रहेगा वो।
आपका यहाँ प्रॉफिट सेंटर इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट सेंटर के बेसिस पे ही इसको बाइफरकेट करेंगे हम। कल को अगर हमें कोई भी रिपोर्टिंग चाहिए रहेगी, हम प्रॉफिट सेंटर लेवल से रिपोर्टिंग चेक कर सकते हैं, जो कि आपका प्लांट एज अ प्लांट भी हो सकता है, एज अ लोकेशन जिसे हम बोलते हैं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने वहां पर F3 यूज किया तो हमें हेडर में भी F3 टैक्स को टिक करना है और यहाँ कैलकुलेट टैक्स पे टिक जरूर करना है, अदरवाइज वो टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है, और फिर हमारा जो नेट अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाता है, बैलेंस अमाउंट। हम इसको टिक करते हैं और हेडर में डाल के इसको एंटर करते हैं। आपका बैलेंस 0 होना चाहिए, तभी सिस्टम उसको पोस्ट करने देगा, अदरवाइज वो पोस्ट नहीं करने देगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था, आपको इनवॉइस पोस्ट करने से पहले आप एक बार सिमुलेट करके इसको चेक कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो आपको उसका एंट्री डिस्प्ले कर देगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अदरवाइज इसमें इश्यूज शुरू में हो सकते हैं, तो आप लोग जरूर सिमुलेट करिए, डॉक्यूमेंट चेक करिए और उसके बाद उसको पोस्ट करिए। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, आपका जो कस्टमर है दैट इज ऑन द डेबिट एस्पेक्ट्स, और अगर आपका रेवेन्यू है तो वो दैट इज ऑन द क्रेडिट इंक्लूडिंग द GST आउटपुट। ठीक है, ये आपका एक नॉर्मल कस्टमर का इनवॉइस है जो विदाउट सेल्स ऑर्डर के थ्रू हम पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट में कोई इशू नहीं है अगर आपको, तो आप बैक ना करके आप यहाँ से डायरेक्टली पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम ने यहाँ मैसेज दे दिया कि द डॉक्यूमेंट नंबर 18 ऑल टाइम 03 वाज पोस्टेड इन कंपनी कोड दिस। ठीक है, दैट मीन्स सिस्टम ने डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर दिया है। इस प्रोसेस में किसी को कोई भी डाउट, कोई भी इशू, कस्टमर इनवॉइस विदाउट सेल्स ऑर्डर? सेम ये आइटम के केस में भी करेंगे, अगर डायरेक्ट इनवॉइस करना है किसी आइटम का? आइटम का से क्या मतलब है सर आपका? आइटम मतलब जो मेरे सेल्स का कोई आइटम, मैंने अपना आइटम मास्टर FG का कोड ले रखा है, उसको डायरेक्ट मैं सेल करना चाहता सर हूँ देखिए, विदाउट। अगर आप मटेरियल स्पेसिफिक कोई भी पोस्टिंग करेंगे वो सेल्स ऑर्डर के रूट के थ्रू ही आएगा। ओके, ठीक है, आप डायरेक्टली किसी भी इन्वेंट्री को पोस्ट नहीं कर सकते। सर ट्रेडिंग में ये होगा क्या? ट्रेडिंग के चाहे केस के सर वो अंदर ट्रेडिंग हो चाहे वो कोई भी गुड्स हो। उसमें सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा। करेक्ट, सेल्स ऑर्डर के ही प्रोसेस से होगा, O2C के प्रोसेस से ही होगा। जी, ठीक है। सो अभी हम लोग ने देखा हम लोग ने कैसे अपने कस्टमर इनवॉइस को पोस्ट किया है। नाउ हम लोग का उस कस्टमर का जो इनवॉइस है उसका हम लोग पेमेंट रन करेंगे इनकमिंग पेमेंट के थ्रू। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो हम अपने पेमेंट्स में बढ़े आगे। एनीवन? हेलो। यस सर। हेलो। हाँ सर बताइए। हाँ सर, FA के केस में भी सेल इनवॉइस ऐसे ही होगा? FA सेल करते हैं FA हम के केस में आपका सेल दोनों प्रोसेस से रहता है। अगर आप उसको सेल विद स्क्रैप करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो आपको सेल्स ऑर्डर के थ्रू आपको एक प्रोसेस करना पड़ेगा FA का। और इधर एसेट अकाउंटिंग में भी हमारा एक सेपरेट ट्रांजैक्शन होता है स्क्रैपिंग ऑफ एसेट का, वो भी आपको करना पड़ता है ताकि आपके बुक्स से एसेट स्क्रैप हो जाए। ठीक है, तो आपका रेवेन्यू का जो रियल है वो आपका नॉकआउट हो जाता है। वो हम आगे आपको बताएंगे डिटेल में कैसे उसको प्रोसेस करना होगा। ओके सर। ठीक है सर FA का प्रोसेस भी एक बार दिखाना। हाँ सर, FA का प्रोसेस FA के सेशन में आगे हम आपको बताएंगे, अभी AR पे ही हम लोग स्पेसिफिक रखेंगे। ठीक है, ठीक है। सो जैसे हमने अभी इनवॉइस पोस्ट किया, अब उसका हम पेमेंट करेंगे। तो पोस्ट नीलम, हाँ सर। ओपन आइटम वाला, सॉरी सर। ओपन आइटम का कुछ प्लान है? ओपन आइटम, हाँ सर, ओपन आइटम का है। आप पहले वो दिखाए, नहीं तो बाद में क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। तो सर जैसे अभी सर ने अभी बोला कि ओपन आइटम मैनेजमेंट का आपको एक बार हम डिस्प्ले कर दें, तो जैसे हमने कल देखा था मैनेज वेंडर लाइन आइटम्स, तो वैसे ही हमारा मैनेज कस्टमर लाइन आइटम का भी टैब होता है, जिसमें हम अपने कस्टमर को के कितने ओपन आइटम है और कितने क्लियर्ड आइटम है हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओपन आइटम एंड
क्लियर्ड आइटम का कल मैंने आपको ब्रीफ किया था, अगेन आज मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग को वो रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, सेम आप यहाँ पे भी अपने कस्टमर को नाम से आप सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सर, स्टेटस में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, ओपन आइटम, क्लियर्ड आइटम, ओल्ड आइटम। ठीक है, ओपन आइटम आपके होते हैं जिसका आपका अभी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, उसका सिर्फ इनवॉइस हुआ है। ठीक है, जिस कस्टमर्स का सिर्फ इनवॉइस हुआ है, उस इनवॉइस का क्लियरेंस नहीं हुआ है, वो ओपन आइटम पे रहते हैं, और जिसका क्लियरेंस हो चुका होता है, कलेक्शन हो चुका होता है, वो हमारे क्लियर्ड आइटम्स में होते हैं। ठीक है, अगर हमें दोनों एक साथ डिस्प्ले करना है तो हमें ऑल आइटम पे सिलेक्ट करना पड़ता है। क्लियर है ये चीज? हाँ जी सर, क्लियर है सर। आइटम टाइप में सर आपके पास ऑप्शंस देखिए, एक नॉर्मल आइटम्स होते हैं, स्पेशल जीएल ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक एक करके ब्रीफ कर देता हूँ आपको। नॉर्मल आइटम आपके जो नॉर्मल इनवॉइसेस आपके पोस्ट हो रहे हैं कस्टमर के, जिसमें आपका कस्टमर डेबिट पे रहता है, दोज इनवॉइसेस आर कम्स अंडर नॉर्मल आइटम्स। स्पेशल डील ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था एडवांस हो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हो गई, वैसे ही कस्टमर के केस में भी आपके जो भी एडवांसेस होते हैं जो आपको रिसीव होते हैं, वो सारे स्पेशल डील ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट पे आपको करने पड़ते हैं, वो इंडिकेटर के अगेंस्ट पे करना पड़ता है, और वो आपको देखने के लिए अपने लाइन आइटम्स में स्पेशल डील इंडिकेटर पे टिक करना पड़ता है, अदरवाइज वो नॉर्मल आइटम्स ही दिखाता है रिपोर्ट। ठीक है, नोटेड आइटम आपके ऐसे आइटम्स होते हैं जिसका बैलेंस शीट में कोई भी इम्पैक्ट नहीं जाता, वो सिर्फ आप कस्टमर के अगेंस्ट पे आप उसका एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं जिसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है, आपको फ्यूचर के लिए उसको कन्वर्ट करना हो सकता है इनवॉइस में, या एडवांस को आप एक एडवांस का रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं ताकि उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट पे आप एडवांस दे पाए। तो ये सारे आइटम्स आपके नोटेड आइटम्स में होते हैं। पार्क्ड आइटम, अगेन अगर आपको पोस्ट नहीं करना है इनवॉइस, आपको पार्क करना है इनवॉइस, तो आप पार्क आइटम पे टिक करके उस पार्क आइटम की लिस्ट को भी देख सकते हैं। ठीक है, अगेन ये आपका बैलेंस शीट में शो नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये सारे आइटम्स को ऐड करके एंड गो पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम उस स्पेसिफिक कस्टमर्स के जितने भी आइटम्स हैं उसको ओपन कर देगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है सर एसएपी का, बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कस्टमर का कोड, कंपनी कोड, और यहाँ पर क्लियरिंग का स्टेटस ऑफ आइटम दिखा रहा है जिसमें सिंबल्स हैं अलग अलग। तो ये जो रेड सिंबल है दैट इज ओपन आइटम, एंड जो ये ग्रीन हो चुके हैं दैट इज अ क्लियर्ड आइटम, मतलब इसका पेमेंट हो चुका होगा या ये रिवर्स हुआ होगा इन एनी केस। ठीक है, तो इसका जनरल एंट्री जो नंबर है, जो आपका अकाउंटिंग नंबर जैसे आप बोलते हैं, वो भी इसमें आ रहा है डेट के साथ, विद जनरल एंट्री टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टाइप। यस, कल भी मैंने बताया था डॉक्यूमेंट टाइप का मतलब है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, सिस्टम पे ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं जो हम आप धीरे धीरे जैसे ही प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर होता जाएगा ये। नाउ यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे लाइन आइटम इज ड्यू नेट, ये जो सिंबल्स हैं ये ड्यू डेट के बेसिस पे वर्क करते हैं। अगर आइटम अगर ड्यू नहीं है तो ये ब्लैंक रहेगा, अगर ये ड्यू है तो ये ड्यू का सिंबल इस तरह से आ जाता है, अगर ये ओवर ड्यू हो गए हैं तो उसका सिंबल रेड में बन के आ जाएगा। ठीक है, येलो में आपके ड्यू हो रहेंगे, ब्लैंक आपके नॉट ड्यू रहेंगे, और ये आपके हो जाएंगे ओवर ड्यू। ड्यू मींस पेमेंट के सॉरी, लिए ब्लैंक आपके नॉट ड्यू नहीं रहेंगे, क्लियर्ड आइटम आपके ब्लैंक पे रहेंगे। आई एम सो सॉरी। जी कोई कुछ कह रहा था? जी पेमेंट के लिए ड्यू है बेसिकली ये। जी जी, ये बेसिकली क्या है, आपके ओपन आइटम्स हैं जिसका भी पेमेंट हुआ ही नहीं है, पेमेंट के कलेक्शंस हुए हैं मतलब कलेक्शंस नहीं हुए हैं, इसलिए ये ड्यू स्टेटस ओपन है इसके। जिसके कलेक्शंस हो गए हैं वो ग्रीन स्टेटस में आ जाता है, उसके यहाँ पर सिंबल्स एम्प्टी हो जाते हैं, मतलब ये हमारे क्लियर्ड आइटम्स हैं। ठीक है, और एक चीज ऐड, एक मिनट नीलम, और एक चीज ऐड कर सकते हैं। बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओपन आइटम्स, व्हेन यू गो फॉर ड्यू डेट एनालिसिस, क्लियर आइटम का नहीं आता है आपका, ये आएगा सिर्फ ओपन आइटम का। करेक्ट। ठीक है गाइस, नाउ जो नेक्स्ट हमारा फील्ड है दैट इज अमाउंट, जो भी हमारे इनवॉइस की अमाउंट हुई। और अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्लियरिंग जनरल एंट्री भी सिस्टम उस इस रिपोर्ट में ला रहा है, जो भी हमारे क्लियर्ड आइटम है वो किस जनरल एंट्री के थ्रू क्लियर हुए हैं वो भी यहाँ पर मेंशन कर रहा है। ठीक है, सो हम इसको फिल्टर भी कर सकते हैं, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर हम यहाँ पर ग्रुप कर देते हैं इसको, तो आप देखिएगा यहाँ पर क्लियर्ड आइटम का और ओपन आइटम का एक
सम टोटल आ रहा है। इसको अगर हमें खाली ओपन आइटम पे चेक करना है तो हम इसके सिर्फ ओपन आइटम्स चेक कर सकते हैं। अब देखिए सर, इधर है ना, सी बेसिकली इट्स ऑल हाउ डू यू वांट टू एनालाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वन ऑप्शन. The another option is if you want to only see open items in the status, you can check. If you want to see only clear item, you can do that. Or if you want to check all items, you select all items, and also you can do the grouping based upon whether it is open or clear. Go ahead, Neelam. Yes sir, thank you sir. Fine. So basically ये managed customer line item report is very important report for finance prospects. ठीक है, as अभी प्रसाद सर ने बताया आपको about the open item and cleared item, and few more thing we can do with the same report only, जो हम अभी आगे आपको बताएंगे इसी सेशन में। ठीक है, तो हम उससे पहले एक कोई इनवॉइस को पेमेंट कलेक्शन अभी प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो फॉर दैट पोस्ट इनकमिंग पेमेंट इज द टैब, उसको अगर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा जैसे हम लोग ने वेंडर का पेमेंट किया था। हमने जो भी हमारी मैंडेटरी फील्ड्स हैं उसको हमें सेलेक्ट करना है। डीजेड हमारा ऑटोमेटिकली सिस्टम ने डॉक्यूमेंट टाइप रेज कर दिया बिकॉज ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ कस्टमर पेमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमारे बैंक का जीएल रहेगा। हमने अगर कोई लास्ट यूज किया है तो वो लास्ट अपडेट कर देता है, अदरवाइज हम वो सेपरेट भी ले सकते हैं एज पर द बैंक जीएल। ठीक है, यहाँ पर अगर हमें कोई एजम्पशन अमाउंट डाल के आगे बढ़ना है तो हम बढ़ सकते हैं, अदरवाइज वो लाइन आइटम पे ध्यान नहीं देगा बिकॉज इट इज मैंडेटरी। और अगर आपको अमाउंट पता है कितना आपको कलेक्ट करना है तो यू कैन जॉट इट डाउन। नाउ ऑन द राइट साइड यहाँ पर ओपन आइटम सिलेक्शन है ऑफ कस्टमर। यहाँ पर कस्टमर और सप्लायर दोनों का है, तो हम कस्टमर सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने कस्टमर कोड को डालते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे सेम फील्ड आपको कल जैसा दिख रहा होगा, तो शायद थोड़ा आप लोग को रिवाइज भी हो रहा होगा ये चीज। हम यहाँ पर प्रपोज आइटम पे टिक करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने प्रपोज आइटम पे टिक किया, उसने कस्टमर के अगेंस्ट पे जितने भी हमारे ओपन आइटम्स हैं वो सारी लिस्ट यहाँ पर लेके आ गया। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, हम किसी एक आइटम को यहाँ पर जिसको भी हमें क्लियर करना है, वी हैव टू प्रेस दिस क्लियर आइकन। सो वो हमारे क्लियरिंग आइटम के लिए राइट साइड में अलाइन कर देता है उसको, एंड उसका अमाउंट हमारा बैलेंस अमाउंट पे यहाँ पर पिक कर लेता है। ठीक है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है दैट इज 18 ऑल टाइम 03 जो अभी हमने पोस्ट किया था आप लोग के सामने। ठीक है, अब हम इसी को क्लियर करेंगे। सर अगर पेमेंट शॉर्ट आए तो क्या होगा? पार्शियल कलेक्शन भी रहता है सर इसमें ऑप्शन। अच्छा, ये हमने एंटर किया। ठीक है सर, यहाँ पर बैलेंस आपका 0 हो गया। आप सिमुलेट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे बैंक आपका डेबिट हो गया, कस्टमर आपका क्रेडिट हो गया। तो दिस इज द एंट्री जो अभी सिस्टम पास कर रहा है। ठीक है, 14 ऑल टाइम 01 डॉक्यूमेंट उसने जनरेट कर दिया, दैट इज योर क्लियरिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगेन हम अपने उसमें रिपोर्ट में जाएंगे, मैनेज कस्टमर पे, कस्टमर लाइन आइटम जो इससे पहले हमने आपको दिखाया था ऑफ सेम कस्टमर। सॉरी, अभी हम सिर्फ क्लियर्ड आइटम चेक करते हैं। ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे 18 ऑल टाइम 03 के अगेंस्ट पे क्लियर आइटम का अपडेट हो गया है। ठीक है, और उसका क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर 14 ऑल टाइम 01 जो अभी आपने स्क्रीन पे देखा था वो यहाँ पर मेंशन हो गया।
ये बेसिकली पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर है जो क्लियरिंग जनरल के करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक। ठीक है, तो ये भी आपके रिपोर्ट के लिए काफी इजी हो गया, सिस्टम ने डायनेमिकली यहाँ पर ऐड करा हुआ है। ठीक है, आप इस रिपोर्ट को एक्सेल पे भी डंप कर सकते हैं, जो कल मैंने आपको दिखाया था एक्सपोर्ट एस करके, इसका डंप भी आप ले सकते हैं। इस प्रोसेस में किसी का कोई भी डाउट या कुछ भी इशू है तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? सर वो पेमेंट अप्लाई का पूछना था, जैसे मतलब पेमेंट 30% 40% कुछ इनवॉइस के अकॉर्डिंग एडवांस पेमेंट आता है, उसको कैसे बुक करते हैं? डाउन पेमेंट की आप बात कर रहे हैं, करेक्ट? जो एडवांस पेमेंट आती है एडवांस टूल्स पेमेंट्स, मोल्ड जी उनके ठीक है। लिए। देखिए, आपका सेम पोस्ट इनकमिंग पेमेंट में आप जाएंगे। ठीक है, मेरा नेक्स्ट पार्ट एक्चुअली वही था, तो हम वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, डाउन पेमेंट अभी हमने देखा, नॉर्मल जो पेमेंट हमारे हो रहे हैं उस तरह से वो कैसे होता है। ठीक है, डाउन पेमेंट के लिए भी सेम प्रोसेस है। आपने जीएल यहाँ पर ले लिया, आपने अपना अमाउंट डाल दिया, एनी एनी अमाउंट यू कैन यूज। ठीक है, यहाँ पर अपने प्रॉफिट सेंटर मेंशन कर दिया, कस्टमर का आपने कोड दे दिया यहाँ पर जिसके अगेंस्ट पे आपका डाउन पेमेंट जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर अभी आप प्रपोज्ड आइटम्स में थे, बट अगर आपको ऑन अकाउंट पेमेंट करना है, एडवांस जो आपको करना है, तो आपको पोस्ट ऑन अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, पोस्ट ऑन अकाउंट पे क्लिक करते हैं आपके पास ये एक फील्ड आ जाती है ओपन, अकाउंट टाइप कस्टमर, आपका कस्टमर कोड, आपका जो भी अमाउंट रहेगा कस्टमर का, जैसे 1 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए का यहाँ पर आप अमाउंट डाल देंगे। एंड स्पेशल जेल इंडिकेटर बेसिकली आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अलग अलग आपके इंडिकेटर्स हैं अलग अलग बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से। ठीक है, आपका जो एडवांस का रहेगा आपको वो लेना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है, अभी इसका फुल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है सिस्टम पे, इसलिए मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ, इसको पूरा कंप्लीट पोस्ट करके नहीं दिखा पाऊंगा अभी। ठीक है, अगर आप इसमें पोस्ट पे भी जाते हैं तो एक एरर दे देगा ये। ठीक है, तो ये अभी कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ा मिसिंग है, बट प्रोसेस में आपको पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ कैसे होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको पोस्ट ऑन अकाउंट पे जाना है, कस्टमर अकाउंट टाइप के अगेंस्ट पे आपका अमाउंट एंड स्पेशल जेल इंडिकेटर जरूर आपको यूज करना है। ठीक है, एंड उसके बाद आप सिमुलेट करके आप इसको डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे आपका सिस्टम पे ऑन अकाउंट पेमेंट्स भी एक्सेप्ट कर लेता है कस्टमर का। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा। ठीक है, नाउ जैसे हमने कोई इनवॉइस को गलत तरीके से पोस्ट कर दिया और फिर हमें उसको रिवर्स करना है। ठीक है, तो हम वो प्रोसेस भी एक बार चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक इनवॉइस क्रिएट किया, आपके सामने एक बार फिर से क्रिएट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली मैं आपको रिवर्सल प्रोसेस दिखा रहा हूँ। अगर आप देख रहे होंगे जो हम लोग यूजुअली यूज कर रहे हैं वो सिस्टम सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपको लाके दिखा देता है। ठीक है, हमने यहाँ पर अमाउंट ले लिया, एंटर किया, हमने यहाँ पर टैक्स ले लिया, कैलकुलेट टैक्स पे टिक करा और हमारा 47,200 का टोटल अमाउंट है जो हमने हेडर पे यूज कर लिया। ठीक है, अब हम उसको पोस्ट कर देता है। सो ये 18 ऑल टाइम 04 का डॉक्यूमेंट नंबर है जो हमें रिवर्स करना है, जो हमने गलती से 40,000 पोस्ट कर दिया है जिसका वैल्यू गलत था। ठीक है, सो उसके लिए हमें कहाँ पर जाना रहेगा?
अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, अगेन वही मैनेज कस्टमर लाइन आइटम पे जैसे मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आपके लिए। कि आपने सेम कस्टमर अपना यूज किया, कंपनी कोड, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जनरल एंट्री पर फिल्टर किया, आपने अपनी वैल्यू डाली, ठीक है। ठीक है, आपका आपने जो भी पोस्ट किया वो यहाँ पर आपका ओपन हो गया ओपन आइटम पे, ठीक है। अब आपने इसको रिवर्स करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और डॉक्यूमेंट एंट्री पे राइट क्लिक करेंगे, सॉरी पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं पॉपअप के रूप में, ठीक है, जिसमें से देखिएगा रिवर्स जर्नल एंट्री का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका रीजन क्या है, रॉन्ग पोस्टिंग आपने करी है तो आप 01 रॉन्ग पोस्टिंग डाल देंगे। पोस्टिंग डेट में अगर आपको डॉक्यूमेंट डेट का जो आपका करंट मंथ का अगर डॉक्यूमेंट है उस डेट में ही आपको रिवर्स करना है तो यहाँ पोस्टिंग डेट डाल देंगे, अगर इसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो करंट डेट सिस्टम ऑटोमेटिकली पोस्ट करेगा, ठीक है। अगर आपको डॉक्यूमेंट चेक करना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आप देख रहे हो तो आप डिस्प्ले भी कर सकते हो बिफोर रिवर्सल, अदरवाइज आप ओके पे पोस्ट कर दो, तो सेव कर दो। तो देखिए सिस्टम ने जस्ट उसका नेक्स्ट नंबर जनरेट कर दिया, ठीक है। ये नया डॉक्यूमेंट जनरेट होगा विद अ रिवर्स फैक्टर उस डॉक्यूमेंट को क्लियर करके, ठीक है। इसको हम दोबारा से चेक करेंगे इस रिपोर्ट में, ठीक है। ऑल आइटम पे आके अब देखिए यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है और ये रिवर्स हो गया है 18 ऑल टाइम 05 के अगेंस्ट पे, ठीक है। यहाँ पर हम जनरल एंट्री का फिल्टर थोड़ा सा अपडेट करके दोनों ही ऐड कर लेते हैं वैल्यूज। देखिए सर, ये आपका क्रेडिट एस्पेक्ट में एक ओपन कर दिया इसने और एक आपका डेबिट एस्पेक्ट, तो उसका नेट इम्पैक्ट 0 कर दिया सिस्टम ने, हेलो ठीक है, और दोनों ही क्लियर्ड में। हाँ जी सर। सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे पर्टिकुलर 4-5 एंट्री ही ट्रांजैक्शन देखने हो इसके अंदर, तो वो फिल्टर लग जाएगा क्या पाइपलाइन का? हाँ हाँ, वही मैंने आपको बताया ना, अभी फिल्टर आप लगा सकते हैं किसी भी इसमें फैक्टर में लगा सकते हैं। हमने जैसे अभी जनरल एंट्री में फिल्टर लगाया, किसी में भी आपको खाली डॉक्यूमेंट टाइप लेवल पे लगाना है, आपको अमाउंट लेवल पे लगाना है, डेट लेवल पे लगाना है, कुछ भी कर सकते हैं। आपको अच्छा, ठीक। असेंडिंग में देखना है, डिसेंडिंग में देखना है, वो भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। ये रिवर्सल का प्रोसेस क्लियर हुआ आपको? जी सर। तो अब इसमें एक चीज बस ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने रिवर्सल का प्रोसेस बताया था आपको, ये ओपन आइटम के लिए बताया स्पेसिफिकली। जो ओपन आइटम है जो सिर्फ इनवॉइस हुआ है उसको हमें अगर रिवर्स करना है तो ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर हमारा क्लियर हो गया है कोई आइटम, ठीक है, तो क्लियर को रिवर्स करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है रीसेट एंड क्लियरिंग का, जैसे मैंने कल आपको दिखाया था एफबीआरए का, ठीक है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये रीसेट क्लियर्ड आइटम का एफबीआरए का कल मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। आप यहाँ से नाम से भी सर्च कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। अब मैं यहाँ पर क्लियर आइटम डालता हूँ, जो मेरा सबसे पहला वाला डॉक्यूमेंट हमने आपको दिखाया था वो क्लियर करा था 18 ऑल टाइम 03 से, वो यूज करूंगा। तो यहाँ पर देखिए आपका मैंने क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर डाल दिया, जो पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर है आपका उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इनवॉइस की नहीं। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन है रीसेट क्लियर्ड आइटम,
देखिए जैसे ही हमने क्लियर्ड आइटम्स को सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ओनली रीसेट, रीसेट एंड रिवर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप ओनली रीसेट पे करते हैं तो वो क्लियर्ड आइटम से उसको ओपन आइटम पे खड़ा कर देगा, बट उसकी एंट्री रिवर्स नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप रीसेट एंड रिवर्स करते हैं तो वो आपका क्लियर्ड आइटम से ओपन आइटम पे आ जाएगा और ओपन आइटम से उसका डॉक्यूमेंट रिवर्स भी कर देगा। क्लियर हुआ ये दोनों चीजें? जी सर। तो अब जैसे मैं सिर्फ ओनली रीसेट करता हूँ, रिवर्स के केस में ये पूरा रिवर्स ही एंट्री को रिवर्स कर देगा। करेक्ट करेक्ट, आपका जो है वो एंट्री को रिवर्स करेगा ओपन आइटम पे भी। ठीक है, अब देखिए जैसे इसने क्लियरिंग आइटम को रीसेट कर दिया है। ठीक है, अब हम अगेन उस रिपोर्ट में जाके चेक करते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका 1803 को उसने 1802 में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर्ड से ओपन आइटम पे ले आया। आप देख पा रहे हैं आप लोग? जी सर। यस सर। तो ये इस तरह से रीसेट को रीसेट करने से क्लियर्ड से ओपन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि गलती से हो सकता है आपसे क्लियरिंग हुई हो और वो डॉक्यूमेंट सही हो, इनवॉइस सही हो, उस टाइम पे हमने उसका पेमेंट रिसीव नहीं किया, बट सिस्टम पे हमने पोस्ट कर दिया है पेमेंट का एंट्री, तो हम उसको रीसेट कर सकते हैं ओपन आइटम पे। अगर हमारा वो इनवॉइस ही गलत था और पेमेंट कर दिया है तो हमारा रीसेट एंड रिवर्स का केस बन जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी इशू आप लोग को? ये बेसिकली एप्लीकेशन वाला सिनेरियो था, जो एंट्री अप्लाई कर देते हैं हम उसको अनअप्लाई करने के लिए। नहीं सर, एप्लीकेशन का यहाँ पर वैसा कोई मतलब वो नहीं है, एक्सेप्ट रोल नहीं है। ये ओके बेसिकली आप इस तरह से समझिए, आपने एक नॉर्मल कस्टमर इनवॉइस पोस्ट करी, ठीक है, और ओके आपने उसका कलेक्शन एंट्री भी प्रोसेस कर ली, मतलब आपने आपने उसका पेमेंट भी प्रोसेस कर लिया। ठीक है, पेमेंट अब हाँ, अब दो सिनेरियो बनते हैं। आपने या तो उसका पेमेंट हुआ नहीं था, अभी कलेक्शन बैंक में आया नहीं, और आपने उसको कलेक्शन का एंट्री मार दिया था। ठीक है, बट आपकी इनवॉइस सही थी वो, ओके तो उस केस में आपका क्या बनता है, रीसेट का केस। ठीक है, आपने उस क्लियर्ड आइटम को ओपन आइटम पे कर दिया। सेकंड केस आपका बनता है कि आपकी इनवॉइस भी गड़बड़ थी। ठीक है, तो आपने रीसेट एंड रिवर्स का ऑप्शन ले लिया था। सर इसमें अप्लाई और अनअप्लाई वाला नहीं है क्या वो, जैसे क्रेडिट नोट पे इनवॉइस अप्लाई करना है या पेमेंट क्रेडिट नोट मतलब का? ऑन अकाउंट जो डाली हुई है उसको अप्लाई करना है इनवॉइस पे, इनवॉइस बाद में कटा है। नहीं नहीं, वो भी है ना आपका, वो दोनों ही केस है। अगर आप देखिए, अगर आप एडवांस आपने कोई लिया है, ठीक है, जब आप पेमेंट प्रोसेस करते हैं तो उस टाइम पे जो मैंने बताया स्पेशल जेल इंडिकेटर, स्पेशल जेल इंडिकेटर और नॉर्मल इनवॉइस दोनों को आप सिलेक्ट करके उसको क्लियरिंग पे डाल सकते हैं, तो सिस्टम क्या करेगा, एडजस्टेड अमाउंट आपका कलेक्शन पे जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक। अभी क्योंकि एडवांस नहीं है तो मैं उस आपको दिखाऊंगा नहीं, आगे जब हम लोग एआर पे डिटेलिंग पे जाएंगे तो जरूर मैं उसको प्रोसेस भी दिखाऊंगा आपको कि दोनों का एडजस्टमेंट कैसे करना, बट प्रोसेस यही होगा, सेम प्रोसेस यही होगा। अगर मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, स्क्रीन पे आप समझ पाओगे। ठीक है, हमने यहाँ पर प्रपोज आइटम पे टिक किया। ठीक है, जो ये मैं बता रहा था आपको, ये सब जो प्रोसेस, ये सब जो आइटम्स हैं, ठीक है, इस आइटम्स में आपके एडवांसेस भी होंगे। अगर आपने एडवांसेस डाले हैं तो उन दोनों आइटम को आप जो है क्लियरिंग के लिए, जैसे एक आइटम आपका नॉर्मल हो गया, एक एडवांस हो गया, ये दोनों आपने सिलेक्ट कर लिया, तो इसका जो एडजस्टेड अमाउंट होगा, ठीक है, वही यहाँ पर बैलेंस पे दिखा रहा होगा। ठीक जैसे है, सर पार्सली जैसे मतलब हाफ अमाउंट अप्लाई करनी हो तो? हाफ अमाउंट अगर आपको अप्लाई करनी है तो जैसे किसी इनवॉइस का वो 40% देता है पेमेंट, 60 बाद में करेगा वैसे? हाँ समझ रहे, तो आपने 40% उसका एक्चुअली एडवांस दे दिया, जो कि पोस्ट ऑन अकाउंट से आप 40% दोगे। ठीक है,
यहाँ पर स्पेशल डील इंडिकेटर के थ्रू आपने 40% उसका दे दिया, ठीक है। और उसके बाद जब आपका बाद में 60% जब आया तो आप प्रपोज आइटम पे नॉर्मली आप जाके आप ओरिजिनल इनवॉइस और एडवांस दोनों को सेलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ पर आपको 60% का ही अमाउंट दिखाएगा बैलेंस में। वही मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ 60% का दिखाएगा और उसका आप पेमेंट यहाँ पर फिर रिसीव कर सकते हो। आपने 40% एडवांस में ले लिया एक आइटम से, और आप 60% प्रपोज आइटम से आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके अगेंस्ट पे ही आप उस दोनों को सेलेक्ट कर लोगे। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली देख लेगा कि 40% आपका एडवांस जा चुका है और 60% का अमाउंट बचा हुआ है। अच्छा ठीक है सर, एक चीज और पूछना था सर, जैसे हाँ। पेमेंट करता है हाँ। तो वो पेमेंट क्या जैसे 5-6 कोड के अंदर आती है एक साथ, सॉरी, तो उसको 5? कैसे अप्लाई, मतलब 5-6 जो कोड बने होते हैं अलग अलग कस्टमर के, तो उनकी पेमेंट जैसे एक साथ आती है, मतलब नोएडा का भी है, गुजरात का भी है, मतलब हर अलग अलग स्टेट से हैं, लेकिन एक ही नाम से बना हुआ है वो, हाँ, मतलब कलेक्शन एक साथ ही हो रहा है सबका, तो अप्लाई कैसे करेंगे उसको? देखिए, ये जो आपका केस है, आपकी कितने केसेस हैं? एक कस्टमर अलग अलग स्टेट्स में है, कितने क्या ये इसमें कई केसेस हैं या कुछ केसेस हैं? नहीं है, कुछ है ऐसी कस्टमर जो मतलब एक जगह से ठीक है। आती है पेमेंट, लेकिन अलग अलग स्टेट में है उनका। हाँ, तो देखिए, इसमें आपका पेमेंट में तो वैसा कुछ इशू नहीं होता। इसको हम लोग एससीपी में बोलते हैं हेड ऑफिस का कंसेप्ट, ठीक है। जी सर। हेड ऑफिस जो हम लोग का मास्टर रहता है, ठीक है, आपका उस कस्टमर का कहीं एक एचओ होगा जहां से वो पेमेंट कर रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में उसका एचओ है, ठीक है। तो आपका दिल्ली वाला जो आप कस्टमर मास्टर बनाते हैं वो आप एज एचओ बनाओगे, ठीक है। और उसके अदर स्टेट्स के जो कस्टमर है वो उसके ब्रांच अकाउंट हो जाते हैं, ठीक है सर। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपका इनवॉइसेस वो सारी चीजें जो है ब्रांच अकाउंट के थ्रू आप उसको बुक करते हो, जो जिसका फाइनली अकाउंटिंग इम्पैक्ट एचओ में जाके खड़ा हो जाता है, ठीक है। ठीक तो है सर। आपका जब भी आप पेमेंट करेंगे तो एचओ के अगेंस्ट पे ही पेमेंट कर पाएंगे, ब्रांच अकाउंट के अगेंस्ट पे नहीं कर पाएंगे, जी सर ठीक। ठीक है सर। तो ये प्रोसेस मैं आपको एआर में आगे दिखाऊंगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस गाइस? सर एचओ एंड ब्रांच की जो डिफरेंसेस है ना, ये मुझे कस्टमर कार्ड में ऐड करनी पड़ेगी? कस्टमर के मास्टर में, करेक्ट। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कस्टमर के मास्टर में कहाँ पर आपका रहता है एचओ का, ठीक है। मैं इसी को ओपन कर देता हूँ। आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंपनी कोड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए एचओ का हेड ऑफिस का फील्ड दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यस सर। तो यस। जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जांपल 1 ठीक है, जिसको का ही कस्टमर कोड है, ठीक है। और ये इसका ब्रांच है 2, तो यहाँ पर हम जो है 1 डालेंगे। शायद एडिट पे नहीं है, ठीक है, हाँ डिस्प्ले पे है। यहाँ पर हम एचओ के केस में 1 डालेंगे यहाँ पर। तो सिस्टम क्या करेगा, ठीक है, अभी मुझे ऑथराइजेशन नहीं है इसका। तो सिस्टम क्या करता है, अगर यहाँ पर एचओ होता है तो उस एचओ में जो है इस 1 की एंट्रीज को भी डालता रहता है उसके लाइन आइटम्स में। और आपका जब पेमेंट करोगे तो आपका जो एचओ के लाइन आइटम पे जो भी चीजें रहेंगी वहां पर उसके ब्रांच की भी सारे इनवॉइसेस आएंगे और आप वहां से क्लियर कर सकते हो। आपको इसके थ्रू क्लियरेंस नहीं करना पड़ेगा फिर, ठीक है। इन केस मेरा जो एचओ ऑफिस है, ये इन केस मेरा एचओ ऑफिस ब्लैंक है, तो मेरा जो बिजनेस पार्टनर है वही मेरा पेमेंट ऑफिसर भी है? सर देखिए, बिजनेस आपका अगर एचओ आप बनाते हैं और आपने एचओ में डायरेक्टली उस कस्टमर कोड में कोई भी एंट्रीज नहीं करी है, आपने ब्रांच के थ्रू एचओ तो एंट्री मेरा करी। क्या, मैं कह सकता हूँ एचओ तो मैं उसको कह सकता हूँ जिसमें मल्टी लेवल जो ब्रांच ऑफिस है उनका हो सकता है। बट कुछ एक कस्टमर ऐसे हैं जो सिंगल हैंडेड है, जहाँ पे मेरे ब्रांच है वो जो उनका ऑफिस है वही वहीं से पेमेंट भी होनी है, तो उस केस में एचओ ब्लैंक रहेगा? हाँ, या मैं जो कस्टमर नंबर है वही उसमें ऐड करना पड़ेगा? नहीं सर प्लीज, अगर आप दोबारा बोलेंगे, सॉरी। सर इन केस मेरे वो तो समझ आ गया सर कि जहाँ पे मल्टी लेवल की ब्रांच ऑफिस है और एक एच ऑफिस है, तो जी वहाँ जी। तो वो हो सकता है कि ब्रांच ऑफिस अलग हो सकते हैं, एच ऑफिस हम हेड ऑफिस में जाके ऐड कर सकते हैं। बट जहाँ हाँ पे जी। मेरा कस्टमर सिंगल पॉइंट
या सिंगल ब्रांच है, वहीं से मेरे जी। उसकी डिलीवरी होगी और पेमेंट भी वहीं पे ही होगी, तो वो जो जी जी। कस्टमर नंबर है वो मेरे को एचओ नंबर में भी डालना पड़ेगा या वो ब्लैंक रहेगा? नहीं नहीं सर, देखिए आपका अगर इंडिविजुअल कस्टमर का केस है तो आपको कुछ अलग से नहीं करना है, जो मैंने प्रोसेस दिखाया है ऐसे ही फॉलो करना, ठीक है। एक्चुअली एचओ ब्रांच के तो उस केस में केस भी में सेम फिर एचओ प्रोसेस। ऑफिस जो है, हेड ऑफिस जो है प्रोसेस वो ब्लैंक रहेगा? मैं बता रहा हूँ सर, हर एक कस्टमर का एचओ नहीं क्रिएट करना है, पहली चीज आपको। ये उन्हीं केसेस की बात कर रहा हूँ मैं जहां पर आपका एक कस्टमर अलग अलग स्टेट्स में है और आपका पेमेंट एक स्टेट से एक एचओ से ही जाता है, उस केस में खाली होगा। अदरवाइज हमारा अगर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कस्टमर वो वहीं से पेमेंट आ जा रहा है तो हमारा एचओ और ब्रांच अकाउंट का केस ही नहीं बनता है, वो हमारे नॉर्मल कस्टमर्स ही ट्रीट होंगे जिसके थ्रू आपका पेमेंट्स एंड कलेक्शंस होते रहेंगे, ठीक ओके है। सर, ओके सर, ओके सर। ठीक है। सो जैसे अभी हम लोग ने प्रोसेस पूरा देखा, एक हमने रिपोर्ट भी चेक करी, उसके अलावा हमारे पास एनालिटिक्स ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल्स एक ग्रुप है जिसमें हमारी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, जैसे मैंने कल आपको एपी में भी दिखाया था। आप उसमें पूरा चेक कर सकते हैं, ये वैल्यूज के साथ ऊपर टाइल में भी आता है कि आपका कितने का बिजनेस अभी रन हुआ है, इसमें कितने के रिसीवेबल्स हैं, कितने फ्यूचर रिसीवेबल्स हैं। अकाउंट रिसीवेबल ओवरव्यू में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल रिपोर्ट्स ओपन हो जाती हैं जिसमें से आप उसको जाके ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये आपका एजिंग रिपोर्ट भी है, ठीक है, ये रिपोर्ट मैंने कल एपी के अभी दिखाया था आपको, और इसमें एआर में भी सेम पैरामीटर्स पे वर्क कर रहा है वो, ठीक है। आपका ग्राफिकल व्यू में भी आ जाता है ना, आपका टेबुलर व्यू में भी आ जाता है इसमें, ठीक है। आपका डेज पीरियड जो भी है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, डेज इंटरवल कितना आपको देखना है। जैसे यहाँ 3 इंटरवल्स हैं, 30, 60, 90 के बेसिस पे वो कवर कर रहे हैं, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। आपको कंपनी कोड लेवल पे भी अगर देखना है तो कंपनी कोड लेवल पे भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो उसको, ठीक है। ये कंपनी कोड लेवल पे भी आप चेक कर सकते हो उसको, इसका अमाउंट है इन सबको, इसमें आप क्लिक करके इसके अंदर और भी डीप रिपोर्ट में जा सकते हो और किसी भी मोमेंट में आप इसको एक्सेल पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। कहीं से भी आप जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सर, अभी स्टैंडर्ड जितनी भी रिपोर्ट्स हैं आपके एसएपी में, आप बहुत इजीली इसको अपने एक्सपोर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो आज का जो प्रोसेस था एआर का, ये फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिटेलिंग्स है वो हमने आपको बताई, पूरा ओवरव्यू दिया आपको एआर का प्रोसेस कैसे रन होता है, उसकी रिपोर्ट्स कैसे हम देख सकते हैं, उसका रिवर्सल प्रोसेस, इनकमिंग प्रोसेस, पेमेंट प्रोसेस, एवरीथिंग, ठीक है। बाकी जो बिजनेस स्पेसिफिक कुछ सिनेरियोज हैं, जैसे अभी आपने एचओ का भी मुझे बताया, सो वो हम आगे डिटेलिंग में एक एक प्रोसेस को चेक करेंगे। अभी जैसे आप लोग का ट्रेनिंग का रूम भी इनिशिएट किया गया है जो आपका हर दिन चलेगा, तो उस ट्रेनिंग में जो आपके कोर यूजर्स हैं फाइनेंस के रूम पे जाके एंड अपने आप सिस्टम पे लॉगिन करके ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं भी रहूंगा उसमें, एक हफ्ते हम लोग भी आपको बताएंगे कैसे क्या प्रोसेस करना है, देन आपको वो हर दिन उस रूम पे जाना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बिकॉज प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको सिस्टम समझने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग ने स्टार्ट से ही आपको सिस्टम का एक्सेस दिया हुआ है और हम लोग ने ट्रेनिंग का रूम भी इनिशिएट किया हुआ है। एक चीज ये सर, जैसे मैनेज कस्टमर लाइन आइटम है, ऐसे मैनेज वेंडर लाइन आइटम भी अवेलेबल होगा इसके बिल्कुल अंदर? बिल्कुल सर, मैंने आपको दिखाया था कल, ओके मैं एक बार आपको इसमें दिखा भी देता हूँ, मैनेज वेंडर लाइन आइटम भी है। ओके। ओके। ये देखिए सर, मैनेज सप्लायर लाइन आइटम, ओके ठीक ठीक है। सेम उसी पैरामीटर पे वर्क करेगा जैसे मैंने अभी आपको कस्टमर का समझाया, ठीक है सर। है अगर ठीक। आपने एआर एपी किसी एक को भी सही से स्टडी कर लिया तो आप दोनों ही आराम से यूज कर सकते हैं, बिकॉज पैरामीटर्स एंड एवरीथिंग आर सेम सिमिलर इन बोथ ओके द केसेस, ओके। ठीक है। ये देखिए, ये आपको दिखा रहा हूँ,
ये रिपोर्ट कल भी मैंने आपको दिखाई थी, आज इसको मैंने और डिटेलिंग में आपको बताया। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। ठीक है, नहीं कल क्लियर, आज अब क्लियरिटी आ गई है। अब बिल्कुल सर, यही मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप ट्रेनिंग भी जो अपना है वो भी आप सिस्टम पे लॉग इन करिए, कुछ ढूंढिए अपने हिसाब से, टाइल्स आपको बताई गई हैं, आप सर्च करिए, जो भी कुछ हो सकता है करिए, और कुछ भी रहेगा तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते नहीं हैं। मिश्रा जी से रिगार्डिंग बात हुई थी, अभी हमारे पास मेल रिसीव नहीं हुआ, तो आईडी है जब तक ठीक अवेलेबल है, नहीं होगा जब तक जी। ठीक है गाइज, और कोई डाउट या कुछ, तो क्यूए सेशन हम कंप्लीट करते हैं। एनी डाउट्स एनीवन? हेलो यस सर। सर, जो एजिंग की रिपोर्ट है वो हम बैक डेट में भी निकाल सकते हैं क्या? तो बैक डेट में भी निकाल सकते हैं हम उसको, बट आपका जो करंट, जिस डेट से आप निकालेंगे उस करंट डेट के हिसाब से, एज ऑन डेट के हिसाब से एजिंग आपका जो है डिफर करता है, तो उसको ध्यान पे रखिएगा। इसमें सर दोनों ऑप्शन है क्या, ड्यू डेट से भी और जैसे पोस्टिंग डेट से भी, दोनों से निकाल सकते हैं क्या एजेंट? सर देखिए, आपका डॉक्यूमेंट डेट भी है, पोस्टिंग डेट भी है, वो आपको किस बेसिस पे आपको ड्यू डेट का रिपोर्टिंग चाहिए आपको बताना पड़ेगा, और पेमेंट टर्म्स में हम उस हिसाब से उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पेमेंट पे, जैसे कल भी मैंने बताया था आपसे। आपके पास ऑप्शन पोस्टिंग डेट के थ्रू भी है, डॉक्यूमेंट डेट के थ्रू भी है। ओके। एजिंग ये ओपन आइटम के हिसाब से निकालता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, जो आपके ओपन आइटम्स हैं जिसका अभी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है वही एजिंग में कंसिडर किया होता है। तो जो हमारे क्लियर हो गया आइटम, लेकिन हमें पीछे की डेट में निकालना, जैसे 30 जून में निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? तो देखिए, क्लियर्ड आइटम को तो वैसे भी एजिंग का कोई मतलब नहीं है ना सर। वो जो क्लियर नहीं क्लियर था हो ना। गया आइटम, उसका क्लियर, उसका एजिंग कौन निकलता है सर? ओपन नहीं, आइटम बैक डेट जिसका में तो वो पेमेंट, क्लियर नहीं था सर। नहीं सर, ऐसे देखिए, सिस्टम पे अगर आपने उसको क्लियर कर दिया तो ओपन आइटम से आपका क्लियर्ड आइटम पे ही आ जाता है ना सर। ठीक है सर। कोई और क्वेश्चंस? प्रसाद सर, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे इसमें? नो, एक बार वो चेक कर लीजिए, मतलब हाँ सी सर, टू द बेस्ट ऑफ माय रिकलेक्शन, उधर डेट का ऑप्शन क्या है एक बार चेक करके बताइए लोग। ठीक है सर। मतलब our Z reports etc. those are something different, but एनालिटिक्स एक बार चेक करके बताइए। आई एम नॉट रिकॉलिंग, दैट्स ऑल। या फाइन सर, आई विल। श्योर। ये यही सेशन है क्या नीलम, 3 to 5 SAP रूम, मतलब वॉट एवर यू आर सेइंग नाउ? यस सर, जो ओके। ट्रेनिंग रूम है सर, हाँ, दिस इज ओनली द सेशन, सो फॉर एवरी डे वी हैव ओके, बुक फॉर मॉड्यूल वाइज गुड स्पेसिफिक। गुड गुड। या वेंकट सर, एनीथिंग टू ऐड? That's all. We have covered most everything. Let us proceed from there. Yeah, no, to the best of our understanding, he has covered everything. Yes, and basically na, these kind of things like FI में sales entries post करिए वो नहीं रहता है, but as a finance guy we should understand what are the options that are available at least at invoice level, because mostly majority of the cases all items are coming from sales and distribution model. वेरी 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 रेयर केसेस यू विल बी पुटिंग एंट्रीज, बट पेमेंट का तो हर चीज में, मतलब इनकमिंग पेमेंट बोल सकते हो आप, कलेक्शन बोल सकते हो, partial clearing, whatever Neelab has demonstrated, including advances, and these are all practical cases only, but only invoices are very rare from FI. So that is the the real scenario. I hope we are good on accounts receivable. Thank you. Thanks Venkat sir, thank you Neelab, and you थैंक covered everything including analytics. Yeah, thanks team. थैंक यू प्रसाद Okay, सर thank फॉर you, योर sir. कमेंट्स। थैंक यू वेंकट। थैंक यू। थैंक यू। Avinash sir, are you there on the call? Avinash sir?
I think Yeah. not Avinash, appearing. Avinash sir, Chavi ma'am, is anyone there in the call?